आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 3। और आज हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं और कल हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म भी कर देंगे। और जो हमारी यूनिट 3 है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टॉपिक है। पहला है हमारे यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म और दूसरा है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। और मेनली आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। और ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर बार आपको देखने को मिलता ही है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने लिपिड्स की, तो लिपिड्स देखो वैसे हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में देख लिया है। तो होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। देखो वो लेक्चर देख लेना, तभी आज के लेक्चर पे आना, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सको। तो देखो लिपिड्स यहाँ पे होते क्या है। लिपिड्स आर जनरली द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। देखो सबसे पहले तो ये समझो, लिपिड्स मतलब होता है हमारा फैट एंड ऑयल्स, यानी हमारी बॉडी में जितना फैट पार्ट होता है, ठीक है, जिसको आप लोग फैट वैट बोलते हो, तो वो सारा हमारा यहाँ पे लिपिड का ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग केमिकल टर्म्स में बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर में, तो लिपिड्स हमारे यहाँ पे ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के। यहाँ पे देखो हमारा लिपिड किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल। अब फैटी एसिड के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि यहाँ पे देखो एक साइड आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप देखने को मिलता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और दूसरी तरफ आप लोग को कार्बन की लॉन्ग चेन। देखो लॉन्ग चेन को हम लोग यहाँ पे आर से दिखा देते हैं। अब ये आर हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत लंबी सी, यहाँ पे देखो कार्बन की बहुत लंबी सी यहाँ पे चेन हो सकती है। कितनी बड़ी कितनी छोटी हो सकती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। और अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, अल्कोहल में देखो एक तरफ आप लोग को जो है अल्कोहल क्या होता है OH, और दूसरी तरफ आप लोग को कार्बन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आर मतलब लॉन्ग चेन कार्बन। अब देखो यहाँ पे लिपिड्स क्या होते हैं, इन दोनों का यहाँ पे जब हम लोग कॉम्बिनेशन करवाते हैं, यानी इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, तो देखो इन दोनों की रिएक्शन कराने पे होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल है, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो हमारे फैटी एसिड्स है, यहाँ से हमारा OH। ठीक है, ध्यान से देखना, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, ये दोनों मिलके हमारे वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। और यहाँ पे बन क्या जाता है, बन जाता है हमारा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R। और देखो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप आप लोग को दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O और O, ये इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईस्टर। और यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ देखो ईस्टर के दोनों तरफ आप लोग को कार्बन की लॉन्ग चेन्स देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल वही चीज़ तो लिखी हुई है कि यहाँ पे ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, यानी जब फैटी एसिड और अल्कोहल को हम लोग कंबाइन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक ईस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, और यही हमारा क्या होता है, ये हमारा लिपिड होता है। तो बस सिंपल सी है। अब यहाँ पे देखो लिपिड्स कंस्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी हमारे टोटल बॉडी वेट का 15 से 20% होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा लिपिड्स है वो हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है फॉस्फोलिपिड से होती है। और फैटी एसिड्स, यानी कि देखो फैटी एसिड्स, वैसे तो देखो हमारा जो लिपिड है, फैटी एसिड उसका ही एक पार्ट है, लेकिन फैटी एसिड भी एक टाइप का लिपिड ही होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इन सारे तरीक़ों से हमारी बॉडी में लिपिड देखने को मिलता है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखो यहाँ पे टोटल जो 15 से 20% लिपिड है, तो उसमें भी हमारा 85 to 90% पार्ट हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है। यानी हमारी बॉडी में जितना लिपिड है उसमें से 90% हमारा ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू में जो है स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फैट को स्टोर करता है, इसको फैट टिश्यू भी बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड्स को भी देख लेते हैं होता क्या है। देखो ट्राइग्लिसराइड हमारा मिलकर बना होता है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन से। अब ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल देखो, ग्लिसरॉल हमारा एक टाइप का यहाँ पे अल्कोहल ही होता है। ठीक है, अल्कोहल का ही एक एग्जांपल होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में आप लोग को मेनली जो है 3 कार्बन और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ जो है अटैच देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ग्लिसरॉल के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ हमारे 3 अलग अलग फैटी एसिड के ग्रुप जुड़ जाए। देखो एक फैटी एसिड ये, एक ये, एक ये। अब देखो इसको अगर डिटेल में देखना है तो हम लोगों ने फैटी एसिड में इसको डिस्कस किया था, बस हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 3 फैटी एसिड हमारे तीनों कार्बन के साथ अटैच देखने को मिलते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ हमारे 3 फैटी एसिड। अच्छा, यहाँ पे देखो मान लो अगर हम लोग एक फैटी एसिड को हटा दें तब इसको क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड, क्योंकि अब यहाँ पे 2 कार्बन के साथ, और अगर हम लोग यहाँ पे 2 हटा दे तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पे मोनोग्लिसराइड। तो बिल्कुल उसी तरीके से होता है, अगर तीनों के साथ अटैच है तो ट्राई, और यही वाला हमें जो है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म की। द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज नोन एज लिपिड मेटाबॉलिज्म दैट इन्वॉल्व्स लाइपोजेनेसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जनरल वे में बात करते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म। हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं,
देखो बेसिकली लिपिड क्या होता है, लिपिड हमारी बॉडी में फैट होता है, और फैट पता है क्या होता है, फैट हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी का एक फॉर्म होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी तक अगर आप लोगों ने बाकी लेक्चर देखे हैं तो हमारा यहाँ पे जो हमारा ग्लाइकोजन है ये भी हमारा स्टोर्ड एनर्जी का ही तो फॉर्म होता है ना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हमारा एक टाइप से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये फैट आखिर अलग कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा फैट है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो आप लोगों ने क्या हुआ कि आप लोग एक दिन जो है यहाँ पे फास्टिंग रख ली, या फिर स्टारवेशन हो गया 1-2 दिनों का, यानी कि 1-2 दिनों से आप लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। तो क्या होगा, हमारा जो ग्लाइकोजन है वो सिंपली हमारा ब्रेक हो जाएगा और ग्लूकोज के फॉर्म में, और आप लोग को क्या एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, जब हमारा ग्लाइकोजन भी मान लो बहुत दिनों से, मतलब 1-2 दिन हो गए और अभी तक आप लोगों की बॉडी में कुछ खाना गया ही नहीं है, तो हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर हमारा क्या स्टार्ट होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से ग्लूकोज मिलता है। अब देखो मान लो ग्लाइकोजन भी खत्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो चुकी, अब बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि बॉडी को अगर 1-2 दिन खाना ना मिले तो हम लोग तुरंत ही, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग तुरंत खत्म हो जाएंगे, है ना। आदमी जो है खाने के बिना लगभग 5-6 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। तो 5-6 दिनों तक सर्वाइव कैसे होता है, देखो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये सब 1-2 दिन में ओवर हो चुका है। अब देखो जब हमारा ग्लाइकोजन भी खत्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो चुकी, अब हमारा आता है फैट। तो देखो जब हमारा ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है तब हमारा होता है फैट, यानी कि देखो फैट क्या है, फैट हमारा एक टाइप का लिपिड है, लिपिड के अंदर ही होता है फैट, फैट लिपिड का एग्जाम्पल है। तो अब होता है हमारे यहाँ पे, चलो सिंपली हम लोग लिपिड लिख लेते हैं, कंफ्यूज मत हो। अब होता है हमारे यहाँ पे लिपिड का ब्रेकडाउन, यानी कि जब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है तब हमारी बॉडी में लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, और इसके ब्रेकडाउन से बॉडी को बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है। अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब हमारा लिपिड का ब्रेकडाउन होता है तो लगभग हमें जो है 100+ ATP देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अपने लिपिड मेटाबॉलिज्म को, यानी लिपिड हमारी बॉडी में सबसे लास्ट में जो है एक्टिवेट होता है और सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्यों एक्टिवेट होता है, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म में ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जल्दी नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की तो वो सब थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस होती हैं। इसीलिए जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, और जब जो है हमें लॉन्ग टर्म में एनर्जी चाहिए होती है तो हमारे यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। अब देखो हम लोग को यहाँ पे मेनली पढ़ना है अपना बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, फैटी एसिड्स हमारे क्या होते हैं, फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। देखो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा लिपिड्स है, ठीक है, तो लिपिड किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल से। अब फैटी एसिड की बात करें तो अगर मान लो फैटी एसिड हमें चाहिए तो हमें लिपिड का ब्रेकडाउन कराना होगा, अल्कोहल को रिमूव कराना होगा लिपिड से, तो हमारा फैटी एसिड हमें मिल जाएगा। अच्छा देखो लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, लिपिड का ब्रेकडाउन ही तो होगा। जब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें फैटी एसिड ही मिलेगा। तो अब इस फैटी एसिड से ही हमें एनर्जी लेनी पड़ेगी। देखो लिपिड मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले फैटी एसिड ही तो ब्रेक होगा। अब इस फैटी एसिड का जब हम लोग दोबारा से इसका भी हम लोग ब्रेकडाउन कराएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, इसका भी हम लोग ब्रेकडाउन कराएंगे, तब हमें जाके फाइनली जो है एनर्जी मिलेगी जिसकी हमें ज़रूरत है। देखो हम लोग यहाँ पे जितना भी मेटाबॉलिज्म वगैरह पढ़ रहे हैं उसका मेजर गोल क्या है, मेजर गोल है उसका एनर्जी जनरेट करना हमारी बॉडी के अंदर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने फैटी एसिड्स की तो ये हमारे ब्रेकडाउन से ऑब्टेन होते हैं, हमें पता है, और मेनली हमारा ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड ही हमें बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर बात करें, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज द प्रोसेस दैट बॉडी यूजेस टू ब्रेक डाउन एंड यूज फैटी एसिड एज एनर्जी। यानी यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो हमारा फैटी एसिड है ना, इसका ऑक्सीडेशन से होगा क्या, इसका होगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन जब होगा तो हमें मिलेगी एनर्जी। अब कैसे मिलेगी तो उसको हम लोग देखेंगे अभी। अच्छा अब यहाँ पे देखो जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा ऑक्सीडेशन भी होता है। लेकिन जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है ये हमारा सबसे कॉमन प्रोसेस है, और इसी को मेनली हमें यहाँ पे अपने सिलेबस में पढ़ना है। द बीटा ऑक्सीडेशन, अब देखो द फैटी एसिड्स इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड बाय बीटा ऑक्सीडेशन, यानी जनरली बीटा ऑक्सीडेशन ही होता है। अब बीटा ऑक्सीडेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका नाम बीटा ऑक्सीडेशन है क्यों। बीटा ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑन द बीटा कार्बन एटम। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारे फैटी एसिड हैं, ठीक है, फैटी एसिड ये हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक तरफ आप लोग को COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप देखने को मिलता है और एक तरफ कार्बन की लॉन्ग चेन। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जनरल ड्रॉ करें तो हमारा इस तरीके से हो सकता है, यानी यहाँ पे देखो कार्बन की लंबी सी चेन है, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने R लिख दिया, यानी और लंबी भी हो सकता है यहीं पे ख़त्म हो जाए, और एक तरफ आप लोग को COOH देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कोई भी यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो वहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होता है
तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है इसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, हम लोग इसके बगल वाले कार्बन से काउंट करेंगे, और यहाँ पे पहला होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अच्छा देखो, अगर मान लो नंबरिंग करनी है तब काउंट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अल्फा बीटा के लिए बता रहे है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब है कि ये जो हमारा बीटा वाला कार्बन है, यानी यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ही हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये जनरली हमारी जो है 3 स्टेज में देखने को मिलती है। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन साइटोसोल, यानी जो पहली स्टेप है ये हमारी साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। और दूसरा स्टेज हमारा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यहाँ पे देखो जो हमारा साइटोसोल में एक्टिवेशन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जो हमारे बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहाँ, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी थर्ड स्टेप में फाइनली क्या होगा, हमारा प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन होगा, किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे ये हमारी हो गई सेल, ठीक है, ये हमारी सेल हो गई और ये हो गया हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने वैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, है ना, इनर मेम्ब्रेन किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की सेल है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये जो देखो, ये जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है ये हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, समझ रहे हो। और तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होता है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे इन तीनों स्टेप को एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्टेप नंबर 1 की, तो ये होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। देखो यहाँ पे जैसे ये हमारी सेल है ना, और सेल के अंदर मान लो ये हमारा फैटी एसिड है, तो देखो इसको सबसे पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होना है तो सबसे पहले इसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कैसे होता है, फैटी एसिड, अच्छा इसको तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज बाद में देखेंगे, इसको नॉर्मली हम लोग यहाँ पे स्टेप में देखते हैं। देखो फैटी एसिड का एक्टिवेशन यहाँ पे 2 स्टेप में होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसाइल एडिनाइलेट में, और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा होता है, थायोकाइनेस। और इस स्टेप में होता क्या है, देखो इस स्टेप में जो हमारा एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में, और हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होते हैं। अच्छा देखो, जब हम लोग यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, या फिर 2 फॉस्फेट भी सिंपली बोल सकते हो, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फिर पायरोफॉस्फेट, जो आप लोग को अच्छा लगे। अच्छा यहाँ पे अगर देखो तो जो हमारा एटीपी से जो एएमपी बना था वो कहाँ गया, तो देखो इसको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर से समझो। देखो ये जो हमारा फैटी एसिड है, तो देखो ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ एसाइल एडेनाइलेट में, तो ये जो हमारा एटीपी से एएमपी है, ये एएमपी हमारा इस एसाइल एडेनाइलेट के साथ जाके जुड़ गया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस फैटी एसिड्स का जो हमारा COOH ग्रुप था, यहाँ से हमारा क्या हुआ, एएमपी आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये एएमपी हमारा यहाँ पे कंज्यूम हो गया, और उसके बाद जो ये एसाइल एडेनाइलेट है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा एसाइल कोएंजाइम में, एसाइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे देखो हमारा कोएंजाइम ए का यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कोएंजाइम ए यहाँ पे इसके साथ आके जुड़ जाएगा, यानी इसके साथ। अच्छा देखो कोएंजाइम में जब हमारा यहाँ पे किसी कंपाउंड या फिर किसी भी कंपोनेंट के साथ अटैच हो जाता है तो हम लोग डायरेक्टली कोएंजाइम में लिख देते हैं, COA। लेकिन जब हमारा ये अलग फॉर्म में रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं CoASH, ठीक है। तो ये कोएंजाइम ही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और हुआ क्या, देखो कोएंजाइम में तो इसके साथ अटैच हो गया और एएमपी यहाँ पे रिलीज हो गया, एएमपी बाहर चला गया और कोएंजाइम में अटैच हो गया। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हुआ। अब क्या हुआ, ये जो एएमपी था ये एएमपी हमारा इसके साथ हट गया और ये कोएंजाइम में यहाँ पे इसके साथ आके जुड़ गया। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सी 3 स्टेप में थी, यानी फैटी एसिड यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एसाइल कोएंजाइम है ये हमारा क्या होता है, फैटी एसिड का एक्टिवेटेड फॉर्म। तो लैंग्वेज भी देखो बहुत सिंपल सी है, आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हो। फैटी एसिड एक्टिवेटेड इनटू एसाइल कोएंजाइम बाय थायोकाइनेस, हमारा एंजाइम होता है। रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप एंड रिक्वायर्स ATP Mg2+ एंड COA कोएंजाइम है। यहाँ पे देखो हमें जो है मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ती है। इन फर्स्ट स्टेप फैटी एसिड रिएक्ट्स विद ATP एंड फॉर्म एसाइल एडेनाइलेट, यानी कि देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फैटी एसिड हमारा एसाइल एडेनाइलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है और ATP की जरूरत पड़ रही है। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो एसाइल एडेनाइलेट है वो हमारा कोएंजाइम है, देखो ये कोएंजाइम के साथ कंबाइन करता है और एसाइल कोएंजाइम में फॉर्म कर लेता है। इन एक्टिवेशन 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट यूटिलाइज्ड, यानी कि अब यहाँ पे देखो ये जो 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं ये हमारे क्या होते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। और सेकंड स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
और बाद में लैंग्वेज देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है हमारा जो ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा फैटी एसिड था ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है एसाइल को एंजाइम में, है ना। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये हो गई हमारी सेल, ये हो गया हमारा एसाइल को एंजाइम है, और ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो गई थोड़ी इसकी सी इनर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे इस एसाइल को एंजाइम को कहाँ एंटर करना है, हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, इसके भी अंदर। अब देखो होता क्या है, ये जो हमारा एसाइल कोएंजाइम है ये हमारा डायरेक्टली इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये इसको अलाउ ही नहीं करती है, यानी इसके लिए इम्परमिएबल होती है। तो अब ये एंटर कैसे करेगा, तो देखो एंटर ऐसे करेगा कि यहाँ पे जो हमारी इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है मैट्रिक्स की, यहाँ पे हमारा आप लोग कह सकते हो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निटीन, ठीक है, कार्निटीन। तो होता क्या है, ये जो कार्निटीन है ये हमारे इस मैट्रिक्स से बाहर आ जा सकता है, क्योंकि इसको यहाँ पे मेम्ब्रेन अलाउ करती थी, ये अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्निटीन यहाँ पे बाहर आता है, ठीक है, और इस एसाइल को एंजाइम के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर क्या होता है, इसको यहाँ पे अपने साथ लेके यहाँ पे अंदर चला जाता है और फिर अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे ये ऐसे होता है, बहुत सिंपली समझो, ये हम लोगों ने इनर मेम्ब्रेन दिखा दी, हुआ क्या, देखो ये जो एसाइल को एंजाइम है तो ये कार्निटीन यहाँ पे अंदर से आया, देखो ये हो गया मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये हो गया साइटोसोल, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से मैट्रिक्स से हमारा क्या हुआ, कार्निटीन बाहर आया, उसने एसाइल को एंजाइम के साथ यहाँ पे कंबाइन किया, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, एसाइल कार्निटीन में। अच्छा, जब एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट हुआ तो ये को एंजाइम में अलग हो गया, और जब को एंजाइम में अलग हो जाता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, को ASH, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब जब एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट हो गया तो ये यहाँ पे सिंपली हमारा डायरेक्टली एसाइल कार्निटीन के फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, क्योंकि इसको तो अलाउ कर देती है ये। और जब ये एंटर कर गया तो अब ये देखो एंटर करने के बाद अब ये फिर से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से जब अलग होगा तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्निटीन अलग हो गया, और यहाँ पे ये एसाइल फिर से एसाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ, इसको जो है एसाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होना है तो इसको कोएंजाइम चाहिए। अभी इसको कोएंजाइम कैसे मिल गया, कोएंजाइम तो बाहर रह गया था ना। तो यहाँ पे देखो कोएंजाइम हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर भी होता है, तो ये इसको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कोएंजाइम इसके साथ फिर से अटैच हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोएंजाइम में रिलीज हो रहा है, यहाँ पे फिर से अटैच हो रहा है, देखो ये बाहर जा रहा है, ये अटैच हो रहा है, समझ रहे हो। और तो कुछ इस तरीके से हमारा बहुत ही सिंपली आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग इसके प्रोसीजर स्टेप की बात कर लें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एसाइल ग्रुप है, देखो एसाइल को एंजाइम में जो हमारा एसाइल ग्रुप होता है, क्योंकि को एंजाइम में अलग हो जाता है, एसाइल ग्रुप हमारे यहाँ पे कार्निटीन के पास ट्रांसफर हो जाता है, एंड द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एसाइल को एंजाइम है, जब ये कार्निटीन के साथ कंबाइन होकर एसाइल कार्निटीन में कन्वर्ट होता है तो हमारा एक एंजाइम भी होता है, एंजाइम मतलब रोल प्ले करता है अपना, जो कि होता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब ये जो हमारा एसाइल कार्निटीन है ये हमारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ से, अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे कुछ कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पे इसकी हेल्प करते हैं, और फिर जो हमारा एसाइल कार्निटीन है जो हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर पहुँच चुका है वो हमारा फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम में। और यहाँ पे हमारा फिर से एक एंजाइम आता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, बाकी बिल्कुल सिंपल सी है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 और फाइनल प्रोसीजर की, जो कि हमारा क्या है, प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन है, अब इसके अंदर भी हमारी 4 फर्दर स्टेप होती हैं। देखो बहुत घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, बस एक एक लाइन की होती है। पहला स्टेप होता है हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ये जो हमारा एसाइल को एंजाइम है ये हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोइल को एंजाइम में। और यहाँ पे होता क्या है, हमारा एक FAD से एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है, और एंजाइम हमारा कौन सा यूज होता है, एसाइल को एंजाइम में डीहाइड्रोजिनेस। देखो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारा हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन होना। तो यहाँ पे हमारे ट्रांस एनाइल को एंजाइम में हमारे वाटर का एडिशन होगा, ठीक है। और एंजाइम हमारा कौन सा यूज होगा, एनाइल को एंजाइम में हाइड्रेटेस, और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम में। तो यहाँ पे ये हो गया हाइड्रेशन। अब देखो यहाँ पे फिर से होगा हमारा ऑक्सीडेशन, यानी पहली स्टेप भी ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप भी ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होगा, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम में। हमारा एंजाइम कौन सा यूज होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम में डीहाइड्रोजिनेस। देखो यहाँ पे एंजाइम बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा ये वाली चीज़ें याद करनी है कि यहाँ पे हाइड्रेटेस हो रहा है, और उसके पीछे देखो बिल्कुल ऊपर वाली चीज़ें लगा देनी है, यहाँ पे एनाइल को एंजाइम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसाइल को एंजाइम है, बिल्कुल वही चीज़ें आप लोग को ये याद करना है, और लास्ट वाला स्टेप याद करना है, बाकी तो एंजाइम आप लोग आराम से लिख सकते हो।
जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो ये यही चीज़ लिखी हुई है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, और आगे लगा देना है डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग जो है एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। और फाइनल स्टेप होता है हमारे यहाँ पे क्लीवेज। देखो क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी दो हिस्सों में ब्रेक हो जाना। तो ये जो हमारा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है, अब ये हमारा यहाँ पे थायोलेज की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, हमारा एसाइल कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमें फिर से एक कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कोएंजाइम तो प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे देखो दो कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी कोएंजाइम है, यहाँ पे भी है, तो ये वाला तो यहाँ चला गया और ये वाला यहाँ पे इसके साथ अटैच होके हमारे एसाइल कोएंजाइम है और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो हमारा एसाइल कोएंजाइम है ये हमारा दोबारा से इसी पाथवे में चला जाएगा, है ना, दोबारा से इसी पाथवे को स्टार्ट कर देगा। और ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, तो अगर आप लोग को याद हो तो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा, ये हमारा एंटर कर जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो आप लोग बोलो, और उसमें जाके क्या करेगा, हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से एट लास्ट में हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारा लिपिड था, समझ रहे हो, लिपिड हमारा ब्रेक हुआ फैटी एसिड में, ठीक है, और फैटी एसिड हमारा यहाँ पे फाइनली किस में ब्रेक हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा, ये हमारा पार्टिसिपेट करेगा हमारे क्रेब्स साइकिल में, और इस तरीके से फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगी, एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपली हमारे लिपिड से क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जब यहाँ पे बहुत हाई स्टार्वेशन या फिर बहुत हाई फास्टिंग वगैरह होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन की भी बात कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन है उससे हमें कितनी एनर्जी एक्चुअल में देखने को मिलती है, नेट कितनी ATP देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान देना कि ये जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन हम लोग किसका करवाते हैं, फैटी एसिड का। अब फैटी एसिड यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो वो जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है ये जनरली हम लोग यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड का करवाते हैं। अब पाल्मेटिक एसिड क्या होता है, पाल्मेटिक एसिड हमारा एक टाइप का फैटी एसिड होता है, लेकिन इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अंदर हमें जो है 16 कार्बन एटम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये होता है हमारा यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो हमें जो है 16 कार्बन एटम देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 16, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो सिंस यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड यूज होता है, नाउ पाल्मेटिक एसिड इज अ 16 कार्बन कंपाउंड दैट अंडरगोज 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा पाल्मेटिक एसिड है, देखो एक बीटा ऑक्सीडेशन की एक साइकिल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें जो है हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखो ये हमारे बीटा ऑक्सीडेशन की 7 साइकिल में जाता है, यानी इस तरीके से यहाँ पे हमारी 7 साइकिल होती है, किसकी, पाल्मेटिक एसिड की, बीटा ऑक्सीडेशन की कितनी, 7 साइकिल। नाउ पाल्मेटिक एसिड सो इट अंडरगोज इनटू 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म 8 एसिटाइल कोएंजाइम है। यहाँ पे देखो ये चीज़ बहुत स्पेशल है कि भले यहाँ पे साइकिल तो 7 होती है, लेकिन प्रोडक्शन हमारे 8 एसिटाइल कोएंजाइम का होता है। यहाँ पे देखो 7 साइकिल में अगर हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो 7 NADH प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हर एक साइकिल में हमारा एक NADH और एक FADH2। देखो यहाँ पे एक साइकिल में एक FADH2 और एक NADH प्रोड्यूस हो रहा था, तो अगर इस तरीके की 7 साइकिल हुई तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 7 NADH और 7 FADH2, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारा कितना फॉर्म होगा, ये हमारा 8 फॉर्म होगा। अच्छा देखो ये हमारा 8 क्यों फॉर्म होगा, अगर अब आप लोग याद करो, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इतना याद होगा, बट चलो नहीं भी याद है तो सुन लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, कितने, 2 कार्बन का। और यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड में आप लोग को कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं, 16। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 2 के पार्ट में डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 8, यानी इससे टोटल हमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पे देखो टोटली हमें अगर बात करें तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, 7 NADH, 7 FADH2 और 8 एसिटाइल कोएंजाइम है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एक एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के अंदर जाके 10 ATP प्रोड्यूस करता है। अब ये कैलकुलेशन हमारा तब है जब हम लोग यहाँ पे एक NADH से 2.5 और एक FADH2 से 1.5 ATP को मान रहे हैं, और एक NADH से हमारा 2.5 ATP तो प्रोड्यूस होता ही है और एक FADH2 से 1.5। अब देखो चाहो तो आप लोग यहाँ पे इसको 2 या फिर 3 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस आप लोग एग्जाम में लिख देना कि एक NADH को आप लोग कितना मान रहे हो। अगर 2.5 मान रहे हो तो लिख देना, और 3 मान रहे हो तो भी लिख देना। देखो 3 वाला एक्चुअल में थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, तो कई बुक उसको भी रिफ़र कर रही हैं आज भी,
और 2.5 वाला थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो कई बुक इसको ही रिफ़र करती हैं। बट आप लोग जो भी लिखना, वैसे अगर कोशिश करना कि अब आप लोग जो है इसी पे कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये थोड़ा हमारा नया है और ज़्यादा एक्सेप्टेड है। बस आप लोग लिख देना, खैर जो भी करना। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली कैलकुलेशन की बात करें, नाउ इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हाँ और ध्यान देना कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, पाल्मिटाइल को एंजाइम है, तो ये हमारा पाल्मिटिक एसिड का ही एक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वही है, पाल्मिटिक एसिड ही है, बस इसका एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन में हम लोग पाल्मिटिक एसिड यूज करते हैं, जिसमें पाल्मिटिक एसिड में 8 एसिटाइल को एंजाइम है, 7 NADH और 7 FADH2। तो एक एसिटाइल को एंजाइम में कितना, 10 ATP, तो 8 कितना प्रोड्यूस करेगा, 80 ATP, है ना, 80 ATP। एक NADH 2.5 ATP, तो 7 NADH कितना, 17.5 ATP। एक FADH2 1.5 ATP, तो 7 FADH2 कितना, 10.5 ATP। तो टोटल ATP की बात करें तो टोटल सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 108। लेकिन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, but since 2 ATP is utilized in the activation, hence net ATP will be 108 minus 2। देखो यहाँ पे 108 ATP बन तो रही है, लेकिन जो हमारा एक्टिवेशन की प्रोसेस थी वहाँ पे हमारी 2 ATP यूटिलाइज हो जाती थी, इसीलिए हम लोग टोटल अगर नेट ATP की बात करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमारा 106 आ जाएगा, यानी नेट हमें टोटल 106 ATP लिपिड या फिर फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से देखने को मिलती है। तो देख रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जब हमारा यहाँ पे फैटी एसिड या फिर लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। बाकी हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।